हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस कंप्लीट कर लिया था, कंडक्टेंस कंप्लीट कर लिया था और कंडक्टिविटी कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो चलिए एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं उसका, और क्या पढ़ा था हमने देख लेते हैं एक बार लास्ट लेक्चर में। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ रेजिस्टेंस की। किसकी बात करता हूँ? रेजिस्टेंस की। तो देखो बेटा, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप? कैपिटल आर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के लिए, फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के लिए आपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाया था, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। क्या बनाया था फॉर्मूला? R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। यहां पर जो आपका R है वो हो जाएगा आपका रेजिस्टिविटी। क्या हो जाएगा बेटा? रेजिस्टिविटी। और क्या बोल सकते हो इसे बोल सकते हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। इसे क्या बोल सकते हो? दूसरा आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। L क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसे क्या बोलोगे आप? उसकी लेंथ बोलोगे। ए क्या हो जाएगा? क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। इस तरह से हमने क्या रिप्रेजेंट किया था? रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया था। अब यहां पर एक चीज क्लियर रखना कि आपका जो L बाई ए होता है, L बाई ए होता है, ये क्या होता है बेटा? ये होता है सेल कांस्टेंट। क्या होता है? ये सेल कांस्टेंट होता है। मतलब कि अब आपका जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा? वो रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करेगा। अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को अगर चेंज कर देते हो, जैसे कि यहां पर हम बात करते हैं, ये कंटेनर है, यहां पर एक सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइटिक, और मैंने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। ठीक है, इन दोनों को हमने बैटरी के थ्रू अटैच कर दिया। अब यहां पर इन दोनों की लेंथ फिक्स हो चुकी है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो फिक्स हो चुका है। इवन इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी क्या हो चुका है? फिक्स हो चुका है। देखिए, लेंथ फिक्स हो चुकी है एंड क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या हो चुका है? इनका फिक्स हो चुका है। तो ये तो बदलने वाला नहीं है, इसलिए लेंथ अपॉन एरिया ये तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, जिसे आप क्या बोलोगे? सेल कांस्टेंट। लेकिन क्या चेंज हो सकता है? ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की आप कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हो। आप क्या चेंज कर सकते हो? कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हो। अगर इसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है तो हाँ, आपका रेजिस्टेंस भी क्या हो सकता है? वेरी हो सकता है। इवन अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को ही चेंज कर दो तो भी आपका रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? वेरी हो सकता है। तो याद रखना कि L अपॉन ए सेल कांस्टेंट हो गया, और आपका जो रेजिस्टेंस है वो किसके साथ वेरी करेगा? तो वो रेजिस्टिविटी के साथ वेरी करेगा। चलिए, इसके बाद हमने क्या सीखा था बेटा? इसके बाद हमने सीखा था कंडक्टेंस के बारे में। क्या सीखा था हमने? सेकंड पॉइंट डिस्कस किया था कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होता है? ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। कंडक्टेंस क्या होती है? ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। ठीक है, अच्छा, इससे पहले अगर इस रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी बेटा? ओम थी। क्या थी? ओम थी। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर। देखिए, तो कंडक्टेंस क्या होती है? इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को क्या बोलते हो आप? कंडक्टेंस बोलते हो। अगर इसकी मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? ओम इनवर्स। क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स हो जाएगी। या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो? महो भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? महो भी बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो इसे आप इसे सीमेंस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सीमेंस भी बोल सकते हो। तो याद रखना, यहां पर कंडक्टेंस की तीन तरह की यूनिट हो सकती है। ओम इनवर्स हो सकती है, महो हो सकती है, या फिर सीमेंस हो सकती है। ठीक है, चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था कंडक्टिविटी। किसको कवर किया था? कंडक्टिविटी को। तो चलिए कंडक्टिविटी को भी चेक कर लेते हैं। कंडक्टिविटी को, या फिर आप इसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसे कंडक्टिविटी भी बोल सकते हो, या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हो। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हो? तो इसको रिप्रेजेंट करते हो कप्पा से। किसके थ्रू? कप्पा के थ्रू इसे रिप्रेजेंट करते हो आप। ये होता क्या है? तो ये कप्पा, ये जो कंडक्टिविटी होती है, ये रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टिविटी के। किसके रेसिप्रोकल होती है? रेजिस्टिविटी के। क्या होती है? ये रेसिप्रोकल होती है। ठीक है ना, याद है ना? तो अब देखो, अब यहां से अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस रो के लिए यहां से अगर इक्वेशन बनाऊं, यहां से अगर रो की इक्वेशन बनाऊं, तो रो की इक्वेशन हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी रो की इक्वेशन? R इंटू ए बाई एल। क्या हो जाएगी? R इंटू ए बाई एल। अब इसको अगर मुझे 1 अपॉन रो लिखना है तो मैं क्या लिख दूंगा? 1 अपॉन R इंटू एल बाई ए। क्या हो जाएगा? L बाई ए
हो जाएगा, सही है। तो 1 अपॉन रो को यहां पर पुट कर दो, तो देखो k क्या हो जाएगा 1 अपॉन r इंटू एल बाई ए, क्या हो जाएगा 1 अपॉन r इंटू एल बाई ए। क्या यहां तक बात क्लियर है? अब देखो इस 1 अपॉन r को क्या बोलते हो? इस 1 अपॉन r को बोलते हो, यहां पर अभी देखो चेक किया था हमने, किस क्या बोलते हो इसे? जी बोलते हो। क्या बोलते हो? जी बोलते हो। मतलब कि कंडक्टिविटी किसके इक्वल हो गई? कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट के इक्वल होगी। अगर यूनिट की बात करें हम इसकी कंडक्टिविटी की, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? तो चेक कर लो, यहां पर ये जो जी है इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स। क्या होती है? ओम इनवर्स। एल अपॉन ए, तो एल अपॉन ए की अगर यूनिट की बात करें तो देखो यहां पर ध्यान से, ये मैंने एक इलेक्ट्रोड बना लेते हैं यहां पर, ठीक है। चलो, मैंने इलेक्ट्रोड का एक फेज वहां से कट आउट किया है। तो यहां पर ये जो फेज है, ये फेज है आपका कैथोड। क्या है आपका? कैथोड। और ये वाला जो फेज है ये क्या है आपका? एनोड है। इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? आपकी लेंथ है। एंड और क्या है? इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल किया है आपने, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल किया है, ठीक है। तो देखो मैं मान लेता हूं कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। इसका जो एरिया वो मैं मान लेता हूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल किया गया है इसका मैंने वॉल्यूम मान लिया कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब है। क्या हम ये मान सकते हैं ना? तो अब देखो ध्यान से, देखो, यूनिट की बात बाद में करते हैं, एक बार रुको। यहां पर अगर L अपन A 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपका कप्पा किसके इक्वल हो गया? यहां से चेक कर लो, कप्पा किसके इक्वल हो गया? जी के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया? जी के इक्वल हो गया। मतलब कि यहां से आप कंडक्टिविटी की डेफिनेशन बोल सकते हो कि इट इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन in a given volume or V centimeter cube. It is defined as the conductance of electrolytic solution in a given volume या फिर V centimeter cube. It's called its conductivity. तो मतलब कि V सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर, या फिर इसे V मान लो, चलो 1 सेंटीमीटर क्यूब नहीं मान के इसे V मान लेते हैं, जो वॉल्यूम है वो V सेंटीमीटर क्यूब है। तो V सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर जो भी कंडक्टेंस प्रेजेंट है वही क्या होगी? उसकी कंडक्टिविटी होगी। क्या होगी? कंडक्टिविटी होगी। अब बात करते हैं यूनिट की। तो देखो यूनिट देखो, इसकी G की यूनिट क्या होती है? तो इसकी तो हो जाएगी ओम इनवर्स। क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स। L अपॉन ए, यहां से चेक कर लो क्या हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब कि आपकी जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? आज के बाद क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। या फिर आप ये भी बोल सकते हो इसे महो इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। क्या बोल सकते हो? महो इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो? सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। क्या बोल सकते हो? सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखो यहां पर शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं ऊपर लिख लेता हूं, इसे रफ कर देते हैं थोड़ा। कंडक्टिविटी की यूनिट याद रखना क्या क्या हो सकती है? ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स हो सकता है, या फिर महो इंटू सेंटीमीटर इनवर्स हो सकता है, या फिर सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना है कि कंडक्टिविटी की ये 3 तरह की यूनिट हो सकती है। यूनिट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत बार कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको कप्पा दिया है या फिर जी दिया है, मतलब कि कंडक्टिविटी दी है या फिर कंडक्टेंस दी है, तो इसको आप कैसे पहचानोगे? आप इस यूनिट के थ्रू पहचानोगे, ठीक है। अगर इस तरह की यूनिट है तो क्लियर रखना कि आपके पास क्या है? कंडक्टिविटी है। अगर सिर्फ ओम इनवर्स है या फिर महो है या फिर सिर्फ सीमेंस है तो क्या गिवन आपके पास? कंडक्टेंस गिवन है। दोनों में मेजर यही डिफरेंस है। यहां पर सीमेंस क्या रहेगा? महो इनवर्स या फिर महो रहेगा, ओम इनवर्स रहेगा या फिर महो रहेगा या फिर सीमेंस रहेगा। लेकिन यहां पर क्या होगा? ओम इनवर्स के साथ सेंटीमीटर इनवर्स होगा,
महो के साथ सेंटीमीटर इनवर्स होगा और सीमेंस के साथ क्या होगा, सेंटीमीटर इनवर्स होगा। तो दोनों में यूनिट पहचानने का बस ये सिंपल सा तरीका है। एक और चीज, अगर आपको कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट पूछे, क्या पूछे, कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट पूछे, तो क्या लिखोगे, याद रखना क्या लिखोगे, सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स। क्या लिखोगे, सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स। याद रखना है कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स। ये एब्सोल्यूट यूनिट होती है इसकी, ठीक है, ये फिक्स है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर के बाद चलिए, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था और आज हम सीखने वाले हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो चलिए इसे मैं रफ करके स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज का मेन, और वो है मोलर कंडक्टिविटी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी। देखिए मैं क्या ले रहा हूं, यहां पर एक कंटेनर ले रहा हूं, इस कंटेनर के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल कर दिया मैंने, और क्या किया मैंने, इसके अंदर मैंने 1 मोल क्या ऐड कर दिया है, मैंने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया है। तो देखो ये इलेक्ट्रोलाइट कोई भी हो सकता है, NaCl है, KCl है, MgCl2 है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। तो इस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जो भी कंडक्टेंस होगी उसे क्या बोलोगे आप, उसकी मोलर कंडक्टिविटी। तो सिंपल सा है, इसे आप किस तरह से डिफाइन करोगे, लिखिए आप यहां पर मेरे साथ साथ, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल electrolyte, 1 mole of an electrolyte in a given volume of solution। ठीक है, तो किस तरह से डिफाइन करते हो इसे, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन गिवन वॉल्यूम के अंदर जितनी भी कंडक्टेंस होगी उसे क्या बोलोगे, उसकी मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर है बात, सिंपल सा डेफिनेशन है इसको। अब देखो, अब इसके हमने डेफिनेशन तो चेक कर ली। एक और बात, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा एम के थ्रू। किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्बडा एम के थ्रू इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया है, इसकी डेफिनेशन पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, इसका फॉर्मूला क्या है। तो उसको पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को खुद बनाएंगे। तो कैसे बनाओगे, देखो बेटा, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने जब रिवीजन किया था कंडक्टिविटी का, तो उस कंडक्टिविटी के लिए मैंने क्या बोला था कि द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के लिए जो उसकी कंडक्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी कंडक्टिविटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, उसकी कंडक्टिविटी मतलब कि कप्पा कहलाएगी। यही पढ़ा था ना हमने, उसके अब हमने लिखा था V इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर क्यूब लिखा था, उससे पहले मैं इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब लिख के रखा था, ठीक है, तो उसे 1 सेंटीमीटर क्यूब कर देना, कोई बात नहीं। तो देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के लिए, जो भी आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन गिवन है, उस गिवन सॉल्यूशन के लिए जो उसकी कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, कप्पा होती है। तो अब मुझे ये बताओ कि द कंडक्टेंस ऑफ V सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन containing 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगी। देखो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कप्पा होती है तो V सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, कप्पा इंटू क्या हो जाएगी, कप्पा इंटू V, क्या हो जाएगी, कप्पा इंटू V। सिंपल ना, देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस थी वो क्या थी, कप्पा थी, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की कंडक्टेंस क्या रहेगी, कप्पा इंटू V। और सबसे बड़ी बात, ये जो V है ये किसमें है, इसकी यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। किसके अंदर है, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है, ठीक है। यहां पर यूनिट ध्यान रखनी है आपको, इसकी यूनिट आपको बहुत परेशान करेगी, इसलिए अभी से बोल रहा हूं मैं, यूनिट अभी से क्लियर रखना। क्या है यहाँ पर, V किसमें है, सेंटीमीटर क्यूब में। अब देखो एक और बात, हमने अभी बोला
कि जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी होगी ना। मतलब कि ये जो है ना, ये क्या है आपका लैम्बडा एम है, क्या है आपका लैम्बडा एम है। तो लैम्बडा एम किसके इक्वल हो गया, कप्पा इंटू वी सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल हो गया। लैम्बडा एम किसके इक्वल हो गया, जो मोल 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग जो भी वी सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर जो भी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है उसकी जो कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी होगी ना, वो किसके इक्वल होगी, कप्पा इंटू वी सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगी। तो आज के बाद आपको याद रखना है कि मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो होता है कप्पा इंटू वी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लैम्बडा एम क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू वी सेंटीमीटर क्यूब। एक और बात, अब देखो यहां पर ध्यान से याद रखना कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है ना वो इक्वल होता है 1 ml के। किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1 ml के। तो यहां से अगर मैं रिप्लेस करना चाहूं तो लैम्बडा एम मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कप्पा इंटू वी। अब वो किसमें गिवन है आपके पास, मिलीलीटर में गिवन है। किसमें गिवन है, मिलीलीटर में गिवन है। वॉल्यूम किस में चेंज कर दिया हमने, मिलीलीटर में चेंज कर दिया। मिलीलीटर में इसलिए चेंज किया मैंने क्योंकि इसे सॉल्व करना और इसे रीड करना हमारे लिए इजी हो जाता है। ठीक है, इसे स्टडी करना हमारे लिए इजी हो जाता है। इसे काम में कभी भी अगर कन्वर्ट भी करना हो तो हम इजीली कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में हमें थोड़ी परेशानी होती है। तो देखो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के गिवन वॉल्यूम के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जो भी कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी, उसकी मोलर कंडक्टिविटी। वो फॉर्मूला क्या है उसके लिए मोलर कंडक्टिविटी का, तो लैम्बडा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी सेंटीमीटर क्यूब होता है फॉर्मूला। और सेंटीमीटर क्यूब को मैंने मिलीलीटर में चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, लैम्बडा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी ml। अब देखो, अब हम इसकी मोलरिटी की बात करते हैं। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ना, इसकी मोलरिटी की बात करूं मैं तो देखो यहां पर थोड़ा डिफाइन करते हैं मोलरिटी। बताओ मुझे मोलरिटी क्या होता है बेटा, तो मोलरिटी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। क्या हो जाएगा, मोलरिटी हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब देखो मुझे यहां पर वॉल्यूम किसमें गिवन है, मिलीलीटर में। ठीक है, हमारे पास जो फॉर्मूला है मोलर कंडक्टिविटी का उसमें जो वॉल्यूम है वो मिलीलीटर में है और यहां पर वॉल्यूम किसमें है, लीटर में। तो इसे क्या करूं मैं, मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दूं। अगर इसको मैं मिलीलीटर में कन्वर्ट करता हूं तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम इन लीटर, सॉरी मिलीलीटर, क्या करूंगा, लीटर को अगर मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से क्या करूंगा, इसे डिवाइड करूंगा तो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सही है, तो नया फॉर्मूला ध्यान रखना मोलरिटी का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो 1000 से आपने डिवाइड कर दिया। अब देखो, अब हमारे पास जो मोलर कंडक्टिविटी है वो किसके लिए है, वो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। तो इस मोल को अगर मैं 1 मान लूं तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, यहां से आज के बाद 1000 अपन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन मिलीलीटर। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो यहां से इक्वेशन बनाओ, वॉल्यूम इन मिलीलीटर को मोलरिटी से क्या करो, रिप्लेस कर दो तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 1000 अपॉन m। क्या बन जाएगा, 1000 अपॉन m फॉर द 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए वॉल्यूम इन मिलीलीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1000 अपॉन m। बस इसे उठाओ और यहां पर पुट कर दो। तो पुट करोगे तो लैम्बडा m आज के बाद कहलाएगा आपका कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। क्या कहलाएगा बेटा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना दिया है हमने यहां पर मोलर कंडक्टिविटी को मोलरिटी से रिलेट कर दिया है। देखो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कप्पा इंटू 1000 अपॉन m हो जाएगी। क्या यहां तक बात क्लियर है, चलो तो ऐसा करते हैं, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए फिर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं। ठीक है, तो एक बार इसे नोट कर लीजिए आप। चलिए स्टूडेंट, तो अब देखिए हम मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, यूनिट मोलर कंडक्टिविटी के लिए। तो देखो मोलर कंडक्टिविटी, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका रिप्रेजेंट करते हैं आप लैम्बडा एम से। फॉर्मूला क्या था बेटा, लैम्बडा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। ठीक है, अब देखो यहां पर कप्पा की यूनिट क्या है, तो कप्पा की यूनिट है यहां पर सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। क्या है कप्पा की यूनिट, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है। इस 1000 अपॉन m की बात करें, इसकी यूनिट क्या है, तो याद करो आपने जो वॉल्यूम लिखा था, वॉल्यूम मिलीलीटर में लिखा था, वो क्या था, 1000 अपॉन m था। तो मतलब कि अगर इसकी यूनिट ml है तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, ml में ही होगी ना, मतलब कि इसकी यूनिट क्या है, ml है। अब याद करो कि हमने क्या पढ़ा था, 1 ml क्या बोला था मैंने, 1 ml को बोला था 1 सेंटीमीटर क्यूब बोला था मैंने, बोला था ना 1 ml को 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको क्या लिख दूं मैं, ml की जगह सेंटीमीटर क्यूब लिख दूं। क्या लिख दूं, सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगी, इसके लिए यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब।
एंड और क्या आएगा मोल इनवर्स। क्यों आएगा मोल इनवर्स? क्योंकि हम जो मोलर कंडक्टिविटी बात करें, किसके लिए बात करें? पर मोल के लिए बात करें ना, तो क्या हो जाएगा सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स इंटू सेंटीमीटर क्यूब इंटू मोल इनवर्स। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपकी यूनिट बन जाएगी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या बन गया आपकी यूनिट? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। मतलब कि आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? उसकी यूनिट हो जाएगी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। क्लियर है क्या? समझ में आ रही बात? देखो यहां पर ये जो वैल्यू थी ना, इसकी यूनिट थी एमएल में, और 1 ml कितना होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तुमने उसे एमएल को वापस सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि यहां पर जो यूनिट है ये भी सेंटीमीटर में है, इसलिए मुझे सेंटीमीटर की नीड है यहां पर, इसलिए मैंने उस एमएल को सेंटीमीटर क्यूब में वापस कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो सेंटीमीटर क्यूब है यहां पर पुट करो, सॉल्व करो, तो यूनिट क्या बन जाएगी? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आज के बाद याद रखना है मोलर कंडक्टिविटी यूनिट क्या रहेगी? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर है? चलो एक और बात, अगर मुझे इसकी यूनिट मुझे मीटर में पूछ ले तो आता है हमें क्या हो जाएगा? देखो लैम्बडा एम क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम होता है। लैम्बडा एम क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 एम होता है। अब बात करते हैं मीटर के अंदर, तो बताओ इस कंडक्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होगी? सीमेंस मीटर इनवर्स। क्या होगी? सीमेंस मीटर इनवर्स। ठीक है, एंड इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब। क्या होती है? सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके मुझे मीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मीटर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर होता है 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। 1 सेंटीमीटर क्या होता है? 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। मीटर क्यूब होगा। ठीक है, तब देखो ये 10 टू द पावर माइनस 6 और ये 10 टू द पावर 3, तो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस का 3, वो कैसे चला जाएगा? अपॉन में चला जाएगा। तो आपके लिए लैम्बडा एम का नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो ध्यान से, लैम्बडा एम का नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कप्पा इंटू अपॉन 1000 इंटू क्या आ गया? एम आ गया। क्या आ गया? एम आ गया। ध्यान से देखो सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर होता है 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब पूछा ना उसका, तो उसको क्या करो? इसका क्यूब कर दो। इसका क्या करो? क्यूब कर दो। तो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर क्यूब। तो 10 टू द पावर माइनस 6 ये और 10 टू द पावर 3 क्या बचेगा? 10 टू द पावर माइनस 3, तो माइनस 3 कहां चला जाएगा? नीचे। तो फॉर्मूला बन गया कप्पा और 1000 का क्या नीचे? 1000 इंटू क्या रहेगा? एम। तो जब आपके पास मीटर के अंदर यूनिट पूछे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लैम्बडा एम इज इक्वल टू कप्पा अपॉन 1000 अपॉन इंटू 1000 इंटू एम। यूनिट क्या रहेगी? तो देखो ये तो था सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स, और ये क्या था? इसका बचा मीटर क्यूब। इसका क्या बचा? मीटर क्यूब बचा। तो ये हो गया सीमेंस मीटर स्क्वायर। क्या बचा? सीमेंस मीटर स्क्वायर इंटू क्या बचा? मोल इनवर्स। मोल इनवर्स तो चलेगा ना, क्योंकि पर मोल के लिए बात कर रहे हैं। तो दो यूनिट याद रखनी है, अगर आपके पास सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर मोल इनवर्स है एक तो, और एक क्या है? सीमेंस मीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। तो यहां पर अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं, क्या यहां तक क्लियर है ना? यूनिट क्लियर हो गई। अब देखो, अगर आपको यूनिट दे दे सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्या यूनिट दे? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो फॉर्मूला यूज करना है लैम्बडा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। क्या यूज करना है फॉर्मूला? अगर सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स यूनिट आपको अगर दे दे तो फॉर्मूला क्या यूज करना है? मोलर कंडक्टिविटी के लिए लैम्बडा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। अगर आपको दे दे सीमेंस इंटू मीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स, अगर आपको यूनिट दे सीमेंस इंटू मीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स, तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा कप्पा अपॉन 1000 अपॉन एम। समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, स्किप कर देना इसे। मेरा काम था समझाना, मैंने आपको एक बार समझा दिया है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास यही गिवन होगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। 10% कहीं कंपेटिटिव एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए इस यूनिट का यूज जरूर कर सकते हैं वो। ठीक है, तो ये बात थी मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट की। चलिए इसे नोट कंप्लीट कीजिए आप, फिर हम आगे मूव करते हैं और अब हम ये सीखेंगे। चलिए अच्छा, उससे पहले कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर, फिर हम इसका एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस भी करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए स्टूडेंट, तो देखिए एक न्यूमेरिकल आपके लिए, और इस न्यूमेरिकल के थ्रू आप यूनिट को इजीली पहचानना सीख जाओगे और यूनिट में आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से न्यूमेरिकल को, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 200 ओहम। ठीक है, एट 27 डिग्री सेल्सियस।
नाउ इफ द सेल कांस्टेंट इज 0.8 सेंटीमीटर इनवर्स देन, फिर हमें चार ऑप्शन गिवन है और इनकी वैल्यू भी गिवन है, हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्या है, कंडक्टेंस ऑफ सेल दिया है हमें, ठीक है, तो हम कंडक्टेंस चेक कर लेते हैं सेल के लिए। तो कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, G इज इक्वल टू 1/r। कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, G इज इक्वल टू 1/r, ठीक है। तो देखो R बताओ कितना गिवन है, R गिवन है, यहां पर रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 200 ओम, कितना है 200 ओम है, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ ओम इनवर्स, क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ ओम इनवर्स, ठीक है। यूनिट क्या थी इसको, ओम से ऊपर चला जाएगा ओम इनवर्स। तो चेक कर लीजिए कंडक्टेंस कितनी आ गई, 5 इंटू 10⁻³ ओम इनवर्स। फर्स्ट ऑप्शन कंडक्टेंस ऑफ सेल इज 5 इंटू 10⁻³ सीमेंस। ओके, क्या है, गलत है, नहीं सही है, क्योंकि हम ओम इनवर्स को सीमेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, सीमेंस भी हम लिख सकते हैं, याद है ना, कंडक्टेंस की यूनिट होती है ओम इनवर्स या फिर महो या फिर सीमेंस। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई। अब बात करते हैं सेकंड की, तो मोलर कंडक्टिविटी पूछा है यहां पर, ठीक है। तो चलिए देखो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्बडा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू, देखो यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में, तो 1000 अपॉन m, याद है ना, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दिया है, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। चलिए कप्पा की बात करते हैं, कप्पा कहां गिवन है, क्या कंडक्टिविटी नहीं गिवन है, तो कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, कप्पा कैसे कैलकुलेट करेंगे, कप्पा क्या हो जाएगा, G, कप्पा क्या होता है, G इंटू एल बाई ए। क्या G गिवन है, हाँ गिवन है, कितना है 5 इंटू 10⁻³ तो लिख लीजिए 5 इंटू 10⁻³ इंटू 0.8, सेल कांस्टेंट कितना गिवन है 0.8, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लो इसे, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻8 -2, कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻² हो जाएगा, ठीक है। यूनिट चेक कर लेना, यूनिट क्या हो जाएगी, सीमेंस, ठीक है, और इसकी हो जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स, क्या हो जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो 4 इंटू 10⁻² है वो, चेक लीजिए गलत तो नहीं है, 8 5 जा 40 10⁻⁴ -3 आएगा, सॉरी हाँ -3 आएगा ये, ठीक है, गलत कर दिया था मैंने। चलिए तो हमारे पास कंडक्टिविटी आ गई, पुट कर लेते वैल्यू, देखो लैम्बडा m क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ इंटू, ये तो हो गया कंडक्टिविटी, 1000 का मतलब क्या होगा 10⁻+3 अपॉन मोलरिटी कितनी है, तो देखो 0.01 है, कितनी है 0.01 है। चलो ठीक है, सॉल्व कर लो, ये कितना जाएगा 10⁻³ से 10⁻³ गया, ये हो जाएगा 400 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्या हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी आपकी 400 इंटू सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या गिवन है आपके पास, सेल कांस्टेंट 1.6 इंटू 10⁻6 दिया है, तो हाँ ऑप्शन नंबर 2 क्या आपके पास रॉन्ग ऑप्शन है, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं थर्ड की, तो मोलर कंडक्टिविटी अब किस में पूछी है, मीटर में, तो चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं मीटर के लिए। तो देखो इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं मैं, यहीं पे हम फॉर्मूला चेंज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा लैम्बडा m कप्पा अपॉन 1000 इंटू m। पहली बात कंडक्टिविटी सेंटीमीटर इनवर्स में गिवन है, मीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, तो चलो मीटर में कन्वर्ट करो इसे, क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ इंटू सीमेंस अपॉन क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर को मीटर में लिखोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ इंटू सीमेंस अपॉन 10⁻² हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻² मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻1 सीमेंस मीटर इनवर्स, ठीक है। सेंटीमीटर क्या होता है 10⁻² मीटर होगा ना, तो बस वो लिख लिया हमने, तो ये हो गया 4 इंटू 10⁻1 सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स। तो कंडक्टिविटी को हमने मीटर इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, चलिए पुट कर लेते हैं यहां पर, तो 4 इंटू 10⁻1 अपॉन 1000 इंटू 0.01, ठीक है। सॉल्व कर लो इसे, ये हो जाएगा आपके पास 4 इंटू 1 टू 10⁻1 है ना ये, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर ऊपर जाएगा, ये 10⁻4 हो जाएगा, 10⁻4 और ये 10⁻2 सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो हाँ
आपके पास जो ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, वो भी क्या है, गलत ऑप्शन है। एंड ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो कंडक्टेंस, तो ऑलरेडी ये गलत ही है ना, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, हमने यहां पर सारी यूनिट को कन्वर्ट करना भी सीख लिया इस न्यूमेरिकल में, ठीक है। मैंने यूनिट कन्वर्ट करना सिखा दिया आपको। इवन हमने दोनों जब यूनिट हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट यूनिट गिवन है मोलर कंडक्टिविटी की, तो उसके फॉर्मूले यूज कर कैसे करते हैं वो भी हमने सीख लिया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर इसके बाद एक और न्यूमेरिकल करते हैं मोलर कंडक्टिविटी कंसेप्ट के ऊपर। चलिए स्टूडेंट्स, तो एक और न्यूमेरिकल आपके लिए देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या है बेटा, द मोलर कंडक्टिविटी of 0.1 molar acetic acid solution is 4.6 Siemens centimeter square mole inverse. Calculate specific conductance and resistivity ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए सिंपल सा न्यूमेरिकल है। वीडियो को पॉज करके आप खुद इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लीजिए एक बार, मैं आगे चलता हूं। ठीक है, देखिए क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है यहां पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस पूछा है। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। देखिए यूनिट है ना सेंटीमीटर में, तो फॉर्मूला हो गया। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है। मोलर कंडक्टिविटी कितनी गिवन है 4.6 इंटू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी है आपके पास 0.1। तो यहां से कप्पा आ गया आपके पास 4.6 इंटू 0.1 अपॉन 1000। तो ये हो जाएगा 4.6 इंटू 10 टू द पावर -1, ये -3 -4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, चेक कर लेना यूनिट, आप यूनिट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओम इनवर्स ने लिख के आप सेंटीमीटर सीमेंस लिख दो आप इसे। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास, स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ गया। चलिए अब क्या पूछा है आगे उसने, रेजिस्टिविटी भी बताओ। तो भाई सिंपल है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी के। तो बस आपके पास ये प्रेजेंट है, रो आपको कैलकुलेट करना है। तो रो क्या हो जाएगा 1 अपॉन स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 4.6 इंटू 10 टू पावर -4। यहां पर जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, रेजिस्टिविटी होगा। तो आई होप ये न्यूमेरिकल भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए इसे भी आप कंप्लीट कीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं इस चैप्टर में। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम आगे मूव करते हैं इस चैप्टर में, और हम बहुत ही अच्छा टॉपिक कवर करने वाले हैं। अब हम सीखने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन of molar conductivity of solution। ठीक है, अब हम क्या सीखने वाले हैं, देखो कोई भी आपके पास, अभी तक हमने मोलर कंडक्टिविटी थ्योरेटिकल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए फॉर्मूला हमने सीख लिया। अगर एक्सपेरिमेंटल आपको खुद को मोलर कंडक्टिविटी किसी भी गिवन सॉल्यूशन की एक्सपेरिमेंटल अगर मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो उसे आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और उसके दो मेजर स्टेप है, मैं वो दोनों स्टेप आपको सिखा देता हूं। देखिए ऐसे तो कोई टीचर ये चीजें सिखाता नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं आपके जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है, तो समझते जाइए, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। चलिए, तो स्टेप नंबर 1 क्या है यहां पर देखिए। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, the conductivity cell is filled with standard electrolyte। कंडक्टिविटी सेल के थ्रू, कंडक्टिविटी सेल को क्या करते हो आप, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट को फिल करते हो। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट जिसकी आपको कंडक्टिविटी पता हो। इसका एग्जांपल रहेगा केसीएल। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप केसीएल ही लेते हो। तो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट आप लोगे जिसकी आपको कंडक्टिविटी, उसका आपका कप्पा क्या आपको पता है।
ठीक है, अब देखिए, अब क्या करोगे, नाउ एंड नाउ, आगे क्या करोगे, एंड नाउ मेजर्ड resistance of this standard electrolyte। ठीक है, अब हमें जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट गिवन है उसका क्या कैलकुलेट करेंगे, हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे पहले, बाय द हेल्प ऑफ, लिखे आगे, बाय द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये आपको यूज करना आता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा भी इसके ऊपर। ठीक है, तो हम डायरेक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं। देखिए, यहां पर आपका डिफ्लेक्टर लगाया हुआ है, यहां पर आपका एक्सटर्नल सोर्स है जिससे आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये R1 बोल दो, इसे R2 बोल दो, इसे R3 बोल दो, और इसे RKCL बोल दो। ठीक है, अब यहां पर होगा क्या, ये तीन तो आपके रेजिस्टेंस है, और ये जो फोर्थ है ना, ये फोर्थ वाला रेजिस्टेंस, ये बेसिकली आपके जो कंडक्टिविटी सेल है उस कंडक्टिविटी सेल के थ्रू क्या होगा, ये अटैच होगा, और इस कंडक्टिविटी सेल के अंदर आपने क्या फिल कर रखा है, आपने इलेक्ट्रोलाइट फिल कर रखा है, कौन सा, KCl। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प की वजह से क्या करेंगे, हेल्प से इस KCl जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट गिवन है उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मेरे साथ चलते जाइए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि हम ये स्टेप क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, स्टेप नंबर 1 में हम पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट का। तो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू RKCl अपॉन R3। ठीक है, यही होगा फॉर्मूला। तो यहां से आप रेजिस्टेंस फॉर द KCl कैलकुलेट कर लोगे, जो कितना हो जाएगा, R1 इंटू R3 अपॉन R2, क्या हो जाएगा, R1 इंटू R3 अपॉन R2। चलिए, ना अब आपको रेजिस्टेंस पता चल गया। ठीक है, अगर आपको रेजिस्टेंस पता है और आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी भी पता है, तो क्या इसका सेल कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो क्या। देखो समझो मेरी बात, कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी फॉर द KCl क्या होगा, कंडक्टेंस ऑफ द KCl इनटू सेल कांस्टेंट। ठीक है, अब सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करना है यहां पर, तो कंडक्टेंस ऑफ KCl, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा ना 1/r, तो कंडक्टिविटी ऑफ KCl ये हो जाएगी 1/r KCl इंटू सेल कांस्टेंट। क्या सही है, अब यहां से देखो, इसको ध्यान से देखना, यहां से थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं मैं। ठीक है, सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, यहां से आपका सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करो, वो हो जाएगा कंडक्टिविटी ऑफ KCl इंटू रेजिस्टेंस ऑफ KCl। क्या ये बात समझ में आती है, यहां से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया इस गिवन कंडक्टिविटी सेल के लिए, ये जो हमें कंडक्टिविटी सेल है ना जो दिया है उसके अंदर में KCl फिल किया है, इसका हमने सेल कांस्टेंट कैलकुलेट किया। सेल कांस्टेंट क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि सेल कांस्टेंट तो देखो इस सेल के लिए क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, सेकंड स्टेप में क्या करूंगा, मैं ये जो इलेक्ट्रोलाइट मैंने फिल किया ना KCl, इसको मैं चेंज कर दूंगा किसी अननोन इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, और वो अननोन इलेक्ट्रोलाइट वो होगा जिसकी मुझे मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। रिलेट हो रहा ना, देखिए पहले हमने क्या किया, हमने इस KCl के थ्रू इस सेल का सेल कांस्टेंट कैलकुलेट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, जिस भी इलेक्ट्रोलाइट का मुझे मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, उस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू क्या करूंगा, इस KCl को क्या करूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। इलेक्ट्रोलाइट को रिप्लेस करने से सेल कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सेल तो वही है ना, तो सेल के सेल कांस्टेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो चलिए, ये था स्टेप नंबर 1, इसे कंप्लीट कीजिए, मैं स्टेप नंबर 2 की टुवर्ड्स मूव करता हूं। देखिए, अब स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे हम, स्टेप नंबर 2, नाउ देखिए इसमें, नाउ द सेम सेल, नाउ द सेम सेल is filled with
इज फिल्ड विथ unknown electrolyte, is filled with unknown electrolyte whose molar conductivity should be measured, जिसकी हमें मोलर कंडक्टिविटी क्या करनी है, मेजर करनी है। उस इलेक्ट्रोलाइट, उस अननोन इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू क्या करेंगे हम, उस सेल जो कंडक्टिविटी सेल था ना, उसके इलेक्ट्रोलाइट को रिप्लेस कर देंगे। तो देखो वापस बात करते हैं उसी की। देखिए ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, वापस ये आपका डिफ्लेक्टर है, ये आपका एक्सटर्नल सोर्स जो सर्किट कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। ये R1 डैश, ये R2 डैश, ये R3 डैश, और ये क्या हो जाएगा, R अननोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई आपका, R अननोन हो जाएगा। और इस R अननोन को हम किसके थ्रू कनेक्ट करने वाले हैं, इस रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करने वाले हैं वो कंडक्टिविटी सेल जिसके अंदर हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है, अननोन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, अननोन इलेक्ट्रोलाइट है। तो अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, इस अननोन इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R अननोन, R अननोन क्या हो जाएगा, R1 डैश इंटू R3 डैश अपॉन R2 डैश। क्या कैलकुलेट कर लिया आपने R अननोन। अगर हमारे पास R अननोन गिवन है तो अब देखो, अब देखो मुझे बताओ कप्पा फॉर कंडक्टिविटी फॉर R अननोन कितनी हो जाएगी, बताओ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R अननोन, नहीं तो आप G लिख दीजिए। क्या लिख दो, आपको 1 अपॉन R कंफ्यूज हो रहा है तो R G लिख दीजिए, G अननोन इनटू सेल कांस्टेंट। भाई सेल कांस्टेंट तो वो का वही है ना, सेल कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन G अननोन कहां से आएगा, तो देखो G अननोन क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, 1 अपॉन R अननोन ही तो होता है, होता है। तो यहां से आपका कप्पा जो कंडक्टिविटी है अननोन सॉल्यूशन की, अननोन इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, 1 अपॉन R अननोन, 1 अपॉन R अननोन इनटू सेल कांस्टेंट। तो देखो देखो ध्यान से देखना, आपको क्या कैलकुलेट करना है, वापस याद दिला रहा हूं मैं आपको, मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। मोलर कंडक्टिविटी किसकी कैलकुलेट करनी है, अननोन इलेक्ट्रोलाइट की। अगर मुझे अननोन इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो मुझे क्या चाहिए, कप्पा चाहिए इंटू 1000 अपॉन एम चाहिए। देखो फॉर्मूला याद करो, अगर मोलर कंडक्टिविटी किसी अननोन इलेक्ट्रोलाइट की कैलकुलेट करनी है तो उस अननोन इलेक्ट्रोलाइट की क्या चाहिए, मुझे कंडक्टिविटी चाहिए। वो कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए, वो कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए आपको सेल कांस्टेंट पता होना जरूरी था। इस सेल कांस्टेंट को पता करने के लिए हमने ऐसा इलेक्ट्रोलाइट किया जिसकी कंडक्टिविटी क्या थी, हमें ऑलरेडी नोन थी, जैसे कि हमने केसीएल की बात की। तो उस केसीएल की हेल्प से, उस केसीएल के जो हमें नॉन कंडक्टिविटी थी उसकी हेल्प से हमने उस सेल का सेल कांस्टेंट कैलकुलेट कर लिया, सेल कांस्टेंट पता चल गया, ठीक है। और जो नया हमने अननोन इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसका हमने कंडक्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया, मतलब कि रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया। तो हमें क्या मिल गई, उसकी कंडक्टेंस मिल गई। क्या मिल गई, उसकी कंडक्टेंस मिल गई। अननोन इलेक्ट्रोलाइट की, अननोन इलेक्ट्रोलाइट की क्या मिल गई, हमें कंडक्टिविटी मिल गई, सॉरी कंडक्टेंस नहीं, क्या मिल गई, कंडक्टिविटी मिल गई। कंडक्टिविटी पता चल गई, इसे यहां पर पुट करो। मोलरिटी, मोलरिटी ऑलरेडी आपको नोन है, ऑलरेडी वी हैव नोन, ओके, ऑलरेडी गिवन होती है, सॉरी मोलरिटी इसकी आपकी ऑलरेडी आपको क्या होगी, पता होगी, ठीक है। इसकी मोलरिटी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, नहीं तो आप वहां से कैलकुलेट कर लेना, वैल्यू गिवन होगी इसके लिए आपको, ठीक है। तो मोलरिटी आपको गिवन है, अननोन इलेक्ट्रोलाइट की आपने कंडक्टिविटी यहां से कैलकुलेट कर ली, बस आपको क्या मिल जाएगी, इसकी मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। तो देखो बहुत ही सिंपल मेथड था। हमने क्या किया, पहले ध्यान से समझना, वापिस देखिए, हमने पहले वो इलेक्ट्रोलाइट लिया जिसकी कंडक्टिविटी हमें ऑलरेडी पता थी, उसके थ्रू हमने क्या किया, सेल का सेल कांस्टेंट कैलकुलेट किया। क्यों कैलकुलेट किया सेल कांस्टेंट, क्योंकि मुझे एक अननोन इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। अननोन इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए उस अननोन इलेक्ट्रोलाइट का क्या चाहिए, आपको कंडक्टिविटी चाहिए, ठीक है। तो उस अननोन इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, अननोन इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन, या फिर ये बोल दो कंडक्टेंस ऑफ अननोन इनटू सेल कांस्टेंट। अब अगर आपके पास सेल कांस्टेंट ही नहीं होगा तो क्या ये कैलकुलेट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना।
इसको तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे यहां से, ठीक है, इस मेथड के थ्रू इसको तो इजीली कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन इसको तो कैलकुलेट करना जरूरी है ना। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिया जिसकी कंडक्टेंस कंडक्टिविटी हमें पता थी, उसकी हेल्प से हमने सेल कांस्टेंट, सेल का सेल कांस्टेंट कैलकुलेट कर लिया। सेल कांस्टेंट आपके इलेक्ट्रोलाइट के चेंज करने पर चेंज नहीं होगा, बस सेल कांस्टेंट पता चल गया, कंडक्टेंस पता चल गई। कैसे पता चली कंडक्टेंस? तो ये होता है 1/r अननोन, और ये रेजिस्टेंस ऑफ अननोन इलेक्ट्रोलाइट वो कैसे पता चला? तो वो तो हमें आता है, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल गई? हमें मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी, क्योंकि कंडक्टिविटी मिल जाएगी हमें, कंडक्टिविटी यहां पुट करेंगे, मोलरिटी ऑलरेडी नोन होगी आपको, तो इसकी हेल्प से आप क्या करोगे? उस अननोन इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी क्या करोगे? इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड होता है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन करने का, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, किसी भी गिवन इलेक्ट्रोलाइट के लिए या फिर सॉल्यूशन के लिए। चलिए दोनों स्टेप को कंप्लीट कीजिए। मैं एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, वो न्यूमेरिकल आपके लिए होमवर्क है और आप घर पे खुद ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में उसका आपका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो चलिए इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, तो देखिए एक न्यूमेरिकल है यहां पर आपके लिए, ये होमवर्क होगा। द रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन इज 300 ओम इन अ कंडक्टिविटी सेल। The specific conductance of KCl is 1.29 into 10 to the power minus 2 ohm inverse centimeter inverse। चलिए तो देखो फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट क्या है? देखो मैं 2 मिनट अगर मुझे और दे दो तो मैं इसे यहीं पर भी सॉल्व कर दूंगा। देखिए फर्स्ट पार्ट, ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 में क्या क्या है? हमने जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसकी हमें मोलरिटी पता है, और उसका क्या पता है? हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस पता है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा बेटा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाएगा 1/r रेजिस्टेंस ऑफ दैट KCl इनटू उसका सेल कांस्टेंट। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या हमें इसका रेजिस्टेंस पता है? हाँ, इसका रेजिस्टेंस हमें गिवन है। कितना गिवन है? बोला रेजिस्टेंस ऑफ KCl 300 ओम, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस हमें पता है कितना है? 300 ओम। तो वैल्यू पुट कर दो 1/300 इनटू सेल कांस्टेंट। क्या इसकी कंडक्टेंस गिवन है? कंडक्टिविटी गिवन है, कितनी है? 1.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। यस गिवन है। चलो कोई बात नहीं, एक हो गई स्टेप नंबर 1, इक्वेशन नंबर, इसे हटा देता हूं। अब देखो ये हमारा सेकंड पार्ट है। क्या बोला इसमें? इफ द सेम सेल इज फिल्ड विथ 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन द रेजिस्टेंस इज 380 ओम। ओके चलो, रेजिस्टेंस आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड जो अननोन इलेक्ट्रोलाइट था ना हमारा, वो कौन है? NaCl, उसका रेजिस्टेंस में कितना गिवन है? 380 ओम। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन। तो बताओ मुझे कंडक्टिविटी फॉर NaCl सॉल्यूशन क्या हो जाएगी? 1/r, r कितना है NaCl का? 380 ओम इंटू L/A। ये क्या हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। मुझे कैलकुलेट क्या करना है? मुझे कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी किसकी कैलकुलेट करनी है? NaCl की। अगर आपको NaCl की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला होता है कप्पा कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इनटू 1000 अपॉन मोलरिटी ऑफ NaCl, होता है ये फॉर्मूला। देखो ध्यान से देखना, आपको क्या चाहिए? कप्पा चाहिए NaCl का। क्या यहां से देखो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो। यहां से क्या कैलकुलेट कर लोगे आप? कप्पा फॉर द NaCl कैलकुलेट कर लोगे, कंडक्टिविटी मिल जाएगी। कंडक्टिविटी यहां पुट कर दोगे इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी कितनी गिवन है? तो ये गिवन है 0.1 मोलर। कितनी गिवन है? 0.1 मोलर। तो क्या आप यहां से मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl कैलकुलेट नहीं कर सकते? क्या कर सकते हो ना। तो बस यही मेथड था जो हमने एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन जो हमने सीखा ना, बस देखो दो लाइन में हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो अगर कोई बड़ा सा इतना बड़ा न्यूमेरिकल अगर कभी दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इजी वे में 2 लाइन में हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर बेटा यहीं पे कंप्लीट करते हैं। लेक्चर बहुत ज्यादा लेंथी हो चुका है। आज हमने ये सीखा कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है और उसका एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन हम कैसे करते हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना बेटा कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।